हाँ, तो ये जो पूरे साल में अगर आप सही से गौर से देखोगे तो 50 to 70 ऐसे इवेंट हैं। इवेंट मतलब आइटम्स हैं, टॉपिक्स हैं जिसको आप आसपास में कनेक्ट करके समझ पाओगे। इससे ज्यादा नहीं है, 50 to 70, मे बी मैक्सिमम 70, और इससे कम ही टॉपिक है। बस उसी के आगे पीछे चीजें घूमती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बात करते हो कि एयर पॉल्यूशन की, ठीक है, एयर पॉल्यूशन की कितनी सारी बातें होती है, बट आपको पता है एयर पॉल्यूशन में 1 2 3 4 या 5, इससे ज्यादा चीजें नहीं है पूरी इंडिया लेवल पर। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, सीपीसीबी क्या होता है, एनजीटी क्या है ना, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है, सफर ऐप क्या है। तो मे बी 5 to 8 पॉइंट या टॉपिक होंगे जो एयर पॉल्यूशन रिलेटेड हम बार बार पढ़ते हैं। क्लियर। और जो उसके बाद जो आता है जैसे सीपीसीबी, मैंने कितनी बार इसको करवाया है, सीपीसीबी ये अपडेट है केवल इसका केवल जो आज के पेपर में आ रहा है, दिल्ली में या द हिंदू में न्यूज में आ रहा है, तो या फिर मान लीजिए कोई भी चीज आती है एनजीटी से रिलेटेड, तो वो एनजीटी का अपडेट है। और यूपीएससी कभी ऐसा नहीं पूछता है कि एनजीटी को लेके या एनजीटी ने अभी हाल में किस पे फाइनेंस इंपोज किया है या फाइनेंशियली किसी को पनिश किया है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आएगा सिर्फ बॉडी से आएगा। और बाकी जो हमें चीजें, एक तो हमने क्या बोला कि 50 to 70 टॉपिक हैं जो हमारे इवेंट में है, जो हमारे न्यूज में है, जो हमारे आइटम्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो हमारे बजट में मिल जाता है, बजट और सर्वे में, ठीक है। बजट और सर्वे में ये चीजें हमें मिल जाती है, बजट और सर्वे में। तो बजट सर्वे कोई अलग नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्म में हमें वहां पे अवेलेबल हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 50 to 70 ही आइटम्स हैं या टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। और 50 to 70 में से आपको ये मान लीजिए कम से कम हम इसको अगर 100 भी मान लेते हैं, चलिए 100 भी मान लेते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन 35 to 45 तक यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्हीं 100 से क्वेश्चन आते हैं। देखिए कैसे, आज के टॉपिक की हम बात करें, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिस साल आपको पेपर देना है उस साल करंट को लेके बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब नहीं होना है। अरे विजन का भी देख लें, कुछ नहीं, बकवास है सारा कुछ, हाँ, विजन का देख लें, डिस्कवरी का देख लें, बाजीराम का देख लें, या किसी और का, ये शंकर आईएएस का, जिसका भी हो, वो सब चीजें आसपास में है ना, बस इसी को घुमा रहे हैं चारों तरफ और कुछ भी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कल का टॉपिक एक हम लेते हैं, शुरू करते हैं, चलिए। और मैंने क्या कहा, आज आगे का जो क्लास होगा वो पूरा आपका रिवाइज होगा, प्रेजेंट का डेट का जो न्यूज होगा वो तो होगा ही, साथ में मार्च 20 से लेकर टिल प्रेजेंट, यानी 2020 मार्च से लेकर अब तक का, क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे हैं केवल 27 जून, उसी पे हमारा फोकस है। तो ये ध्यान रखना है। और इसका मतलब ये नहीं कि ये जो हम लोग कर रहे हैं वो 22 में नहीं आएंगे या 23 में नहीं आएंगे, क्योंकि बॉडी वही है। एनजीटी कहीं चला जाएगा, ना ब्रिक्स कहीं चला जाएगा, ना आरबीआई कहीं चला जाएगा, ना सीपीसीबी कहीं चला जाएगा, ना एयर पॉल्यूटेंट्स चले जाएंगे। They are all topics remain in evergreen topic. They are all evergreen topic. हमेशा रहेंगे वो न्यूज में, बस ये कोई कम न्यूज में, कोई ज्यादा न्यूज में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ये चीज देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोग पता नहीं देख पाते हो कि नहीं इन चीजों को, कि जैसे हाँ,
एक टॉपिक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे याद आ रहा है। ठीक है, जैसे ये टॉपिक है, शायद आपने देखा होगा, अगर आप डीप अगर स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होगा ARCS, एक ये टॉपिक है आज के डेट में, ये 2021 का टॉपिक है। ठीक है, और एक टॉपिक था S फॉर A स्कीम, ये 2017 का टॉपिक था, S फॉर A स्कीम, ये आज का टॉपिक है, और ये 2017 का टॉपिक, 17 का टॉपिक है। तो ये तो आपको पता होगा, है ना, S फॉर A स्कीम, ये 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, टॉपिक है उस समय का करंट में, और ये ARCS 2021 में। ठीक है, तो अभी अभी ये क्या है, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं ये क्या है। हमने क्या बोला कि टॉपिक सिर्फ 50 to 70, बस उसका अपडेशन। ये दोनों टॉपिक आपके आरबीआई से रिलेट करते हैं, आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई की ये एक स्कीम है। एस मतलब क्या था, कल हमने देखा था, शायद एक मिनट में आपको दिखाता भी हूं। क्यों अल्ताफ, ये टॉपिक कल आपने पढ़ा था कि नहीं? एक हाँ, तो पढ़ा था ना। और ये आपने देखो, ये चलिए मिल गया हमें, ये है, मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, टॉपिक आपको दिख जाएगा। कल का टॉपिक था ये, तो कल का नहीं तो कल हमने जो टेस्ट किया था, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, यही तो था, है ना, ये 2020 आज का ये क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है, जो लोग टेस्ट नहीं कर रहे उनको मैं बता दूं, 2017 का पेपर है, इसमें क्वेश्चन है which of the following statement best describe the term scheme for sustainable structuring for the state assets। तो S for A, तो S for A पूछा है ना, तो ये क्या है, तो ये 2017 का है। S for मतलब 4 S है इसमें, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग एंड स्टेट एसेट्स। ठीक, तो ये है, तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो है आरबीआई वाला है, बी आंसर है। ठीक है, बी आप देखोगे तो उसका बी राइट आंसर है, बी राइट आंसर है इसका, ये बी। ये क्या है, तो ये आरबीआई द्वारा शुरू किया एक स्कीम है, ऐसी कंपनियां जो स्टेज में है, जो लॉस में है, उनको 500 करोड़ तक का, 500 करोड़ तक का आरबीआई की तरफ से क्रेडिट दिया जाएगा, बहुत कम लोन पे, मतलब उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा आरबीआई की तरफ से। ठीक, तो ये है, तो ये 2021 का है, और ये क्या है ना, ये भी न्यूज में है, ये है वर्किंग फॉर एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये वर्किंग फॉर एसिड्स। ठीक है, तो एसिड रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो ये आज का ये टॉपिक था, इसमें हम बात करेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप समझते हैं आरबीआई को, अगर आप आरबीआई की सिर्फ नजर रखते हैं आरबीआई पे, तो आप ये 2027 वाला, सॉरी 2017 वाला भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप आरबीआई पर नजर रखते हैं तो आप 2021 वाला भी टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज ओनली मेजर point is RBI, you have to focus RBI।
आपको आरबीआई पर फोकस करना है। समझ में आ रही बात अल्ताफ, अमित, माथुर, राजुका? आप आरबीआई फोकस करना। हम पहले बोला गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बॉडी है उन पर ध्यान देना। क्वेश्चन आपके खुद ब खुद मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी हम सारी बात करेंगे। बस सबसे हम इतना समझा रहे थे कि आरबीआई को ध्यान में रखो। आरबीआई जो कर रही है उससे रिलेटेड सारी चीज निकलेंगी आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे चीजें हो रही हैं। बहुत देखो सिंपल सी बात है। अगर आप किसी और का नोट्स या किसी और का टॉपिक, किसी और की बुक्स लिखी हुई पढ़ेंगे तो आप हो जाएंगे। बहुत मोटी है। तो अभी हम सीधे सीधे देखते हैं कि फर्स्ट ब्रिक मीटिंग है ना, फर्स्ट इंडियाज ब्रिक मीटिंग, ब्रिक्स मीटिंग, फर्स्ट इंडियाज ब्रिक्स मीटिंग, पहली भारत में ब्रिक मीटिंग हुई, पहली बार। ठीक है, तो जो ब्रिक्स की मीटिंग है वो पहली है, वो इंडिया में हुई, फर्स्ट इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में हुई। कभी आपसे पूछेगा कि ब्रिक्स की जो ब्रिक्स है उसकी मीटिंग सबसे पहले कब हुई थी, तो ये जो मीटिंग है वो हुई है, कब हुई है? 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल को हुई है। और ये कैसे हुई है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन, मतलब लाइव। ठीक है, ऑनलाइन। इनके पर ध्यान देना है कि आवाज किसकी खुली हुई है, आवाज बंद कर लीजिए। अमित जी आप आवाज अपनी थोड़ा बंद कीजिए अपनी तरफ से, म्यूट करेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी जब पूछना हो तो खोल लीजिएगा। तो ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग, इंडिया की फर्स्ट मीटिंग ब्रिक्स न्यू दिल्ली में हुई है। और ये 6 अप्रैल को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखती। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वर्चुअली हुई है। वर्चुअली मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं वैसे हुई है। जैसे हमारा क्लास हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, उसी तरह से ये वर्चुअली मीटिंग हुई है। ठीक, और 2020 की मीटिंग कहाँ हुई बता सकते हैं? बताएं। 2020 की मीटिंग कहाँ हुई थी? ब्राजील। हैं? ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील ब्राजील। तो अब इसमें देखो मेन चीज हमें पूछना है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इन दिस मीटिंग देखिए, इंडिया, चाइना। हाँ इसमें देखिए कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट कौन करता है इसको समझ लीजिए। पार्टिसिपेट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ, फाइनेंस मिनिस्टर एंड, और कौन होता है बताएं? फाइनेंस मिनिस्टर एंड और कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द ब्रिक कंट्रीज। यानी एक तो जैसे मान लीजिए ब्रिक में कितने कंट्री है, मेरी बात समझिए। ब्रिक में पहला कंट्री है ब्राजील, है ना, ब्राजील। उसके बाद आता है रसिया, समझिए इसको, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है चाइना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कौन पार्टिसिपेट करता है? हाँ यही है। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका ये है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इतने मेंबर हैं, ये 5 मेंबर है। तो 5 मेंबर के
फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री एंड गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक, द नेम ऑफ इंडियन सेंट्रल बैंक, यस, द नेम ऑफ इंडियन सेंट्रल बैंक RBI, RBI. ठीक है, तो आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। तो मतलब है कि जब ये मीटिंग होती है तो जितने भी कंट्री हैं इनके फाइनेंस मिनिस्टर और उस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया होगा, है ना, दो लोगों ने, तो इंडिया की तरफ से दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। एक तो हमारे वित्त मंत्री ने, है ना, दूसरा हमारे आरबीआई गवर्नर ने, शक्तिकांत दास, ठीक है, तो दो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। और ये तो पहली बात है कि ब्रिक है क्या, तो ब्रिक इज अ मेंबर 5 मेंबर कंट्री ग्रुप, 5 मेंबर कंट्री ग्रुप, ओके। इसमें देखिए, देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको देखना है कि ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का कंट्री है, ये एशिया का कंट्री है, ठीक है, ये एशिया का कंट्री है, और ये एशिया का कंट्री है, और ये अफ्रीका का कंट्री है, ओके। तो ये मतलब 1, 2 और 3, 3 कॉन्टिनेंट के 5 मेंबर हैं, 3 कंट्री के 5 मेंबर। अगर आपको सिंपल वर्ड में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ब्रिक्स, तो ब्रिक्स इज ए डेवलपिंग नेशन ग्रुप, ब्रिक्स इज ए डेवलपिंग नेशन ग्रुप। हाउ मेनी मेंबर, 5। क्वेश्चन में भी विच मेंबर इज नॉट या विच मेंबर इज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन का ऐसा यूपीएससी क्या पूछेगा, बट इतना समझ लेना है कि इसमें सबसे लास्ट में जो शामिल हुआ है दैट इज साउथ अफ्रीका, ध्यान रखना है, सबसे लास्ट में शामिल हुआ है वो साउथ अफ्रीका है। और ब्रिक्स तो यहीं से आप निकाल सकते हो, तो ब्रिक्स इज ए डेवलपिंग कंट्री ग्रुप दैट वाज फर्स्ट मीटिंग हेल्ड 2009। पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी वो 2009 में हुई थी, 2009 फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, 2009 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। कभी आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारा कुछ अगर आपने वॉच किया होगा 1-2 दिन के अंदर, तो 1-2 दिन के अंदर एक टॉपिक और एक साथ में रन कर रहा है, बता सकते हैं कौन सा टॉपिक? एक तो ब्रिक्स रन कर रहा है, एक और टॉपिक रन कर रहा है, वो टॉपिक ये है जो इसके साथ में रन कर रहा है, वो टॉपिक ये है कि न्यू डेवलप बैंक, NDB, ये टॉपिक भी इसके साथ में रन कर रहा है। व्हाट इज द रीजन, क्यों इसके साथ में रन कर रहा है, कोई बता सकता है? देखो पहली बात तो मैं ये समझ ली, अब बता दीजिए कि जो ब्रिक्स आपका क्लियर है, और ब्रिक्स का मेन पर्पस है इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पीस, इसके 4 ही पर्पस हैं। तो कभी आपको पर्पस लिखना पड़े तो आप यहाँ पे पर्पस लिख सकते हो। सबसे पहला पर्पस है इकोनॉमिक, ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल पीस, इसके बाद है स्ट्रेटेजिक, उसके बाद है इसमें जियो पॉलिटिक्स, वैसे वर्ड यूज करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, तो इसके 4 पर्पस हैं। तो पहला पर्पस क्या है, इकोनॉमिक पर्पस, कि हम लोग इकोनॉमी एक दूसरे सपोर्ट करेंगे। उसके बाद है ग्लोबल पीस, स्ट्रेटेजिक मतलब है सामरिक दृष्टि से, और जियो पॉलिटिक्स का मतलब है कि कोई कंट्री हमें कैसे सपोर्ट करता है, ये हमारा जियो पॉलिटिक्स होता है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब है जैसे अगर हम सपोज करो चाइना से कुछ करना चाहते हैं, चाइना के अगेंस्ट कुछ करना चाहते हैं,
तो चाइना के पास में जो भी कंट्री है वो हमें किस तरह से सपोर्ट करता है, तो दैट इज नोन एज ए जियोपॉलिटिक्स। जैसे चाइना यूज कर रहा है पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट, है ना, और जैसे यूएसए पाकिस्तान को या इंडिया को यूज कर रहा है चाइना के अगेंस्ट, तो इंडिया का यूएसए के लिए यूज करना या यूएसए के द्वारा इंडिया का यूज करना, दैट इज द जियोपॉलिटिक्स। ये जियोपॉलिटिक्स होता है, मतलब उसके वहां होने से हमें क्या फायदा है ना, उसके वहां होने से हमें क्या फायदा। मान लीजिए अगर पाकिस्तान हमारे पड़ोस में नहीं होता है तो चाइना नहीं आ पाता हमारे पड़ोस में, तो किसी भी देश के होने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक कंट्री है हांगकांग, ठीक है, हांगकांग चाइना की हमेशा डिस्प्यूट रहता है, चाइना उसको सॉवरेन स्टेट भी नहीं मानता, तो हम लोग मानते हैं कि हमें चाइना का अपोज करना है। तो जो हांगकांग है, हांगकांग का जिस तरह हम सपोर्ट करते हैं, है ना, या हांगकांग हमें सपोर्ट करता है, वो एक जियोपॉलिटिक्स है, ठीक है। तो ये था। अभी हम देखते हैं ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा रन में आ रहा है, एनडीबी। एनडीबी बहुत सिंपल फॉर्म बता रहे हैं हम आपको कि एनडीबी मतलब नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इसको मिटा दे रहे हैं पहले, ब्रिक्स को मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अब है ये नेशनल, हाँ, एनडीबी। एनडीबी का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी जो न्यूज में था वो साथ में बहुत ज्यादा चर्चे में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स में। तो आप लोग सोच रहे हो यार इससे क्या मतलब, इससे क्या लेना देना है। इससे क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज द बैंक ऑफ ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स बैंक। ये ब्रिक कंट्री के द्वारा बनाया गया ग्रुप है और उसमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई है, मतलब चाइना है। तो जो ब्रिक्स कंट्री हैं उन लोगों ने एक बैंक बनाया है, अपना बैंक, मतलब जिसमें जो इन्हीं लोगों का पैसा होगा, इन्हीं लोगों की सपोर्ट करेगा, ठीक है। एक बार मैं इसको देख लेता हूं क्या है ये। हाँ तो इसको हम नॉन एज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये ब्रिक्स कंट्री द्वारा डेवलप किया गया है ना, ब्रिक्स कंट्री द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ब्रिक्स के जो मेंबर उसको द्वारा डेवलप किया गया है। और पर्पस आप जानते हो, है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ग्रुप मेंबर, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ग्रुप मेंबर। मान लीजिए कि ब्राजील को पैसे की जरूरत पड़ी तो ये सपोर्ट करेगा, अगर ब्राजील को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है और इसका जो है और ये जो बनाया गया है वो बनाया गया है जुलाई 2014 में और इसका हेडक्वार्टर है वो है शंघाई में, ठीक है। शंघाई, शंघाई मतलब चाइना, चाइना में है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है। तो जो भी हमारी बात होती है ब्रिक्स से, वो इस बैंक के थ्रू होती है। तो अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वैसे तो आप समझ गए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर भी, है ना, फिनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सहायता फॉर ब्रिक्स कंट्री, फॉर ब्रिक्स
कंट्री। ठीक है, जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनको सपोर्ट करना है। तो अब बताएं यहां तक कोई डाउट हो तो। यस, बोले अफरोज, अल्ताफ, एकनाथ, नाजुका, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, ओके। ओके, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एनडीबी के बाद। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस बार चांस है कि क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ब्रिक्स का समिट इंडिया में हुआ है, पहली बार हुआ है। तो सिचुएशन ये है कि ब्रिक्स से भी क्वेश्चन बन सकता है और एनडीबी से भी क्वेश्चन बन सकता है। लोग एनडीबी को तो समझते हैं कि दूर की बात है, ब्रिक्स कोई क्लियर नहीं समझ पा रहे, है ना, ब्रिक्स कोड। ठीक है, एक नाम आ रहा है इसमें और वो नाम है उषा राव। अभी इनका नाम न्यूज में है, तो इनका नाम क्यों न्यूज में देखा है कभी अभी आसपास में? उषा राव, बता सकते हैं? उषा राव को इंडिया से यूएनडीपी का एम्बेसडर बनाया गया है। यूएनडीपी का एम्बेसडर बनाया गया है। ये हमें पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि दैट इज द फर्स्ट इंडियन, ये पहली इंडियन है कि जिन्हें यूएनडीपी का जो एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद और यूएनडीपी क्या है उसको भी समझना है। ठीक है, यूएनडीपी किस पे काम करता है वो भी हमें समझना है, और ये क्या है। तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। कहां पर? एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है फॉर यूएनडीपी में। तो यूएनडीपी में बनाया गया यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये बहुत बार इससे क्वेश्चन बना है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है। यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत सारे रिपोर्ट भी जारी करता है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी साइड में कहीं लिख लीजिए यूएनडीपी। बस क्वेश्चन बस इतना ही है कि इतना ध्यान रखना है, नाम से चीजों आपको निकालना है। नाम से क्या क्या निकल रहा है इसके? यूएनडीपी, यूएन का मतलब है दैट मेंबर 193 मेंबर, यानी यूनाइटेड नेशन के जो 193 मेंबर हैं उनके लिए ये डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब है कुछ भी हो सकते हैं, वो क्लाइमेट बेस्ड हो सकते हैं, कुछ भी। उनके लिए जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चलाता है उनके विकास के लिए। तो नाम से आपको इतना ही सफिशिएंट, इतने ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यूएनडीपी इज अ विंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है। और जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं उन कंट्रीज में जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं जिनको नीड है डेवलपमेंट की, वहां ये डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। ठीक है, तो ये था उषा राव। तो उषा राव से क्वेश्चन, उषा राव से तो नहीं बनेगा, यूएनडीपी से क्वेश्चन बनेगा, है ना। उषा राव तो फैक्चुअल है, उसे ऐसा कुछ नहीं है लेना देना बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि NHB, ठीक है, NHB। अच्छा, NHB क्या है बताएं? NHB
नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक that was established in 1987, जो 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका मेन पर्पज है टू सपोर्ट कंज्यूमर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हाउसेस, हाउसेस के डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये 1987 में एस्टेब्लिश हुआ, ये बैंक है। अभी ये न्यूज में क्यों है? 1986 या 87, अगर आप लोग देख लेना इसको, जहां तक मुझे लग रहा है 86 या 87 है। तो हाँ, अभी देखिए, सुन लीजिए पहले, आरबीआई ने अनाउंस किया है, ठीक है, एक आरबीआई अनाउंस लिक्विडिटी सपोर्ट, ठीक है, लिक्विडिटी support for NABARD and NHB, ठीक है। तो अभी आरबीआई ने अनाउंस किया है लिक्विडिटी सपोर्ट का। अब कितना अनाउंस किया वो देख लीजिए, ठीक है। वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं 50,000 करोड़, ठीक है, 50,000 करोड़। तो ये ध्यान रखना है कि 50,000 करोड़ का फाइनेंशियली लिक्विडिटी देने की बात करिए। लिक्विडिटी का मतलब है प्रोवाइड द लोन, यानी उनको पैसा देना है। तो एक तो आप नाबार्ड को समझते ही होंगे, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म तो पता ही होगी ना? जी सर। हाँ, तो नाबार्ड और एसबीआई में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। एसबीआई या मान लीजिए पीएनबी और नाबार्ड, हाँ, तो देखिए अभी एक तो ये बनेगा कि हु प्रोवाइड लिक्विडिटी। बहुत सिंपल पॉइंट में समझिए। सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता है क्या? तो लिक्विडिटी इकोनॉमिक लैंग्वेज में होता है प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बैंक्स या पब्लिक या मार्केट थ्रू आरबीआई। यानी आरबीआई के द्वारा जो पब्लिक में या मार्केट में या बैंक में जो फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है, दैट इज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी या यानी कह सकते हैं कि मनी का सप्लाई। लिक्विडिटी मींस सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट, इन कंज्यूमर्स, इन बैंक्स। तो लिक्विडिटी मींस सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई। तो अभी हाँ, तो ये चीज ध्यान रख। अभी एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन हिंदी में है। आप एक स्टूडेंट ने भेजा था मेरे पास, ठीक है, जो आपके करंट में है, आज अभी क्लास में नहीं है। उन्हें क्वेश्चन भेजा था, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, उससे काफी कुछ समझ में आएगा। तो अभी क्वेश्चन खुलेगा, बताएंगे। तो लिक्विडिटी आप समझ गए कि बैंकों में पैसे का होना या लोगों के पास मनी का होना, दैट इज लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कौन, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का काम किसका है वो समझ लीजिए, वो है आरबीआई का। आरबीआई का लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का काम है। अच्छा, व्हाट इज द टूल्स ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल लिक्विडिटी? सर CRR, RRR, RRR। तो जो यानी हम सीधे कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक रेट।
डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स। तो जो रेट्स है, जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, प्राइम लैंडिंग रेट है, जो बैंक्स के रेट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम, और स्पेशली आरबीआई के लिक्विडिटी कंट्रोल करने के दो टूल हैं, दो टूल, ठीक है। कौन कौन से हैं? रेपो रेट, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट, है ना। दो ही टूल हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आरबीआई के दो टूल्स हैं, कौन कौन से, कंट्रोल करने के, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। सर यस सर ये क्या होता है? हाँ, रेपो रेट समझ लीजिए क्या है। अगर आरबीआई, देखिए, अगर आरबीआई किसी बैंक को, सपोज कीजिए एसबीआई है ना, या पीएनबी है, या जो भी बैंक कह सकते हैं, पीएनबी है या कोई भी बैंक हो सकता है, आरबीआई अगर किसी बैंक को लोन देता है, ठीक है, किसी बैंक को लोन देता है, तो ये बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, किसका? आरबीआई का। यानी जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, सपोज करो कि हम एसबीआई हैं या कोई बैंक है, तो बैंक बोलेगा भाई पैसा दे दो कुछ, आरबीआई से बोलेगा, तो आरबीआई जिस रेट पे बैंक को पैसा देता है, दैट इज अ रेपो रेट। क्लियर? मान लीजिए कि उसने दिया कि जो रेपो रेट है वो 6, मान लीजिए 6.5 है या 6.25 है ना, दैट विल बी रेपो रेट, ठीक है, ये रेपो रेट होता है। और उसके बाद जब आरबीआई बैंकों से पैसा वापस लेता है, सपोज कीजिए बैंकों से पैसा जमा कराता है, अब बैंकों से बोलता है कि यार एक काम करो, तुम पैसा हमारे यहाँ जमा रख सकते हो, हम आपको क्या करेंगे, 6.5 का इंटरेस्ट देंगे, 6.5 का। ध्यान समझिएगा, अगर आरबीआई को मार्केट में पैसा मनी फ्लो करवाना है, आरबीआई को मार्केट में मनी फ्लो करवाना है, तो वो रेपो रेट कम रखेगा। इससे क्या होगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे और बैंक लोगों को लोन देंगे। अगर आरबीआई को मार्केट से पैसा कलेक्ट करना है, तो वो क्या करता है, ये क्या है, ये रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो जो जिस रेट पे बैंक आरबीआई, जिस रेट पे आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट देता है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। जब लिक्विडिटी बढ़ानी हो तो ये रेपो रेट को कम कर देते हैं, है ना, और जो लिक्विडिटी बढ़ानी हो, जब लिक्विडिटी कम करनी हो, तो ये रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। क्लियर हुआ? सपोज करो, हाँ सर। सपोज करो आज की डेट में अगर बैंक बोल दे कि भाई हम 25% इंटरेस्ट देंगे, तो लोग क्या करेंगे पता है, अपना सैलरी का पूरा पैसा बैंक में रख के आ जाएंगे, ज्वेलरी बेच के बैंक में रख देंगे। यार समझ रहे हो, 25% दे रहा है बैंक, तो 4 साल में डबल, तो ये होगा, ठीक है। तो ये था बैंक कैसे कंट्रोल करता है, लिक्विडिटी क्या है। अब इन दोनों में देखो फर्क क्या है, जो एसबीआई है ये जनरल पब्लिक बैंक है, जनरल पब्लिक बैंक, पब्लिक बैंक, ठीक है। ये जो बैंक एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, सारे बैंक ये हैं, ये जनरल पब्लिक बैंक है। जनरल का मतलब है इसमें आपको एजुकेशन के लिए भी लोन मिलता है, इसमें आपको एग्रीकल्चर के लिए भी मिलता है, इसमें आपको हाउसिंग के लिए भी मिलता है, ये जनरल है, सभी के लिए लोन मिलता है, कॉमन। और ये जो नाबार्ड है, इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए लोन मिलता है, एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये लोन देता है। और इस तो खैर हाउसिंग समझिए। अच्छा, ये जो
जो नाबार्ड है ये बना है, इसके थोड़ा देख लीजिए, ये नाबार्ड बना है 1982 में, ठीक है, और हेड क्वार्टर है इसका यार मुंबई, ठीक है, तो मुंबई इसका हेड क्वार्टर है। तो इसका पर्पस क्या है? प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस। नाबार्ड कभी किसान को लोन नहीं देता, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप जाओगे तो आपको लोन को नहीं देगा, तो नाबार्ड उन लोगों को लोन देता है, उन संस्थाओं को लोन देता है जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं या लोन देते हैं, ठीक है। अभी नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये हाउसिंग के लिए लोन देते हैं, ठीक है, हाउसिंग के लिए, और इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1988 में, ठीक है, 1988 में कंफर्म है। उसके बाद इनका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था एक बार आरपीएससी में, आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो डेट उसकी पूछी थी, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं, बता दीजिए अभी तक सिर्फ हमने यही देखा है कि आरबीआई कैसे लिक्विडिटी बढ़ाती है, ठीक है। और आरबीआई ने अभी किसको लिक्विडिटी दी है? 50,000 करोड़ रुपीस दो संस्थाओं को दिया है, ठीक है, नाबार्ड और एनएचबी को। क्लियर है? हाउ टू कंट्रोल लिक्विडिटी बाय आरबीआई, वो हमने बात कर ली। और फिर हमने बात की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग द व्हाट इज द डिफरेंस अमंग एसबीआई एंड नाबार्ड एंड एनएचबी। इन तीनों डिफरेंस क्या वो हमने समझ लिया। तीनों की एस्टेब्लिशमेंट डेट एंड हाउसिंग सब, मतलब इसका हेड क्वार्टर है कहाँ वो समझ लिया। तो बताएं कोई डाउट हो तो इनमें से। क्लियर है सारे पॉइंट्स? हाँ सर। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे नोट्स बनाते जाना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। और नेक्स्ट है इसमें ये लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं इसका, ABGUS। ये भी न्यूज में है, पढ़ा है आपने? ABGUS ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है, और ये इस बार मुझे लगता है बनेगा, खासकर ये प्रीलिम्स में तो बनेगा ही, मेंस में ही बनेगा। तो देख लीजिए, पर इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए क्या है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो फुल फॉर्म है इसका अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति। अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति, उत्थान समिति, ठीक है। तो ये है समिति, उत्थान समिति, अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति, तो इसका ये नाम है, ठीक है। अखिल भारतीय का मतलब है दैट वर्क ऑन ऑल इंडिया लेवल, ये ऑल इंडिया लेवल पर वर्क करती है, ये किसी स्टेट की नहीं है। तो अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति, ठीक है। अब इसने क्या किया है, एनुग्रेट ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है इस समिति ने। वो प्रोजेक्ट है, क्या है इसमें? वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। और किसकी हेल्प से किया है? विद सपोर्ट, किसकी सपोर्ट से ये किया उसको देख लीजिए। सपोर्ट है उसमें HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड,
है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या लिख सकते हैं? हिंदुस्तान ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की सपोर्ट से अखिल भारतीय उत्थान ग्रामीण समिति ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो है वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन हरियाणा। कहाँ शुरू किया है? हरियाणा में। इस जगह तो है नहीं, पंजाब। जगह का नाम है धिंगी, DHINGI, धिंगी, और ये पंजाब में है, ठीक है, ये पंजाब में है, पंजाब में। अब बोल रहे हो सर ये तो कोई नई बात तो नहीं है ना, ये पहले भी होता था, इसमें क्या हो गया? इसमें बहुत कुछ नया है, वो बताते हैं। पहले सबसे पहली बात तो नंबर 1 क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, ठीक है, यहां से कि ये है क्या। तो सिंपल सी बात है, ये अखिल का मतलब इंडिया लेवल पर, ऐसे आपको निकालना है वहां पे, ठीक है, इंडिया लेवल पर आपको देखना है, मतलब पूरे भारत में। ग्रामीण का मतलब रूरल एरिया, उत्थान का मतलब डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण एरिया में डेवलपमेंट के लिए जो समिति बनाई गई है वो वहां पे काम कर रही है। उसके बाद क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है इसके बारे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो लिमिटेड है वो काफी कुछ काम कर रही है इस पे, खासकर रूरल एरिया में। तो कई उन्होंने पंप भी बनाए हैं, वाटर पंप। तो अब ये आपका दूसरा पॉइंट, एक तो ये हो सकता है क्वेश्चन, दूसरा ये हो सकता है धिंगी, ये इंपॉर्टेंट है आपका धिंगी, कैसे भी पूछ सकता है, हो सकता है वो आपको मेंस में पूछ ले, हो सकता है प्रीलिम्स में कैसे भी पूछ ले, तो ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। अब ये डिफरेंट क्यों है औरों से, वो समझ लीजिए। डिफरेंट इसलिए है कि रिसाइकिल वेस्ट वाटर, 3 पॉइंट है इसमें। ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, रिसाइकिल वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन, ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लीजिए यहां पे, चलिए क्या क्या पर्पज है, बस लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं यहां पे। रिसाइकिल वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन, ठीक है, फॉर इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए। ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट यानी ग्राउंड वाटर को दोबारा वहीं पहुंचाना है। उसके बाद है एंड रेन हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये है, तो पहला पॉइंट क्या था इसमें कि रिसाइकिल वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन, यानी जो पानी वेस्टेज हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको रिसाइकिल करके उसका इरिगेशन के लिए यूज करना है, यानी उसका सिंचाई के लिए यूज करना है। ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट है ना, ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? जो ग्राउंड वाटर है उसको फिर से रिचार्ज करना, इसका मेन पर्पज है। दूसरा है रेन हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी, कैच द रेन, जो तो पता ही आपको, कैच द रेन। तो ये 3 पर्पज है मेन। अब ये खास इसलिए है क्योंकि पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी very rapidly lose the groundwater, recharge the groundwater level, yes, the recharge groundwater level. पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी बहुत तेजी के साथ ग्राउंड वाटर को लूज कर रहे हैं। यानी ये पूरा एरिया, अगर एक वर्ड में कहें तो सब लोग जानते हैं, ग्रीन
revolution region or are convert in the desertification, यानी जो जहां पर हरित क्रांति आई थी वहां बहुत बड़े लेवल पर ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो रहा है। आपने अगर उधर पंजाब हरियाणा से हैं या किसी को जानते हैं तो आप खुद इस चीज को समझते होंगे, खासकर वेस्टर्न यूपी से। मैंने खुद देखा है कि 95 में हम चीजों को समझने लगे थे, मतलब 95 में ये समझने लगे थे कि क्या दुनियादारी तो नहीं, लेकिन फिर भी चीजों को याद रखने लगे थे 95 में। और हमें याद है कि हमारे खुद की जो बोरिंग थी घर के, ठीक है, पास में घर में जो बोरिंग थी उस पर पानी पता है कितना था? सिर्फ 7 फीट पे पानी था, 7 फीट पे 95 में। हमें खूब अच्छे से याद है, बचपन में ही थे लेकिन याद था, इतना समझ में आता था। आज 21 में वो पानी 35 फीट पहुंच गया, यानी जो बोरिंग थी वो दोबारा से करनी पड़ी। तो आप समझिए 95 कितना साल हो गया और कितनी तेजी से फास्ट हो रहा है। वेस्टर्न यूपी में हमारा घर है, ठीक है, बरेली रामपुर के पास में, तो कितना फास्ट डिक्रीज हो रहा है। ये करना बहुत जरूरी था पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के लिए, क्योंकि बहुत तेजी से पानी खत्म हो रहा है। आने वाले दिनों में जितना इसका नाम था हरित क्रांति का, उतना ही बदनाम होने वाला है। और सबसे ज्यादा जो इकोसिस्टम को किसी ने अगर लॉस पहुंचाया पूरी इंडिया में तो इसी रीजन ने, वेस्टर्न यूपी ने, हरियाणा ने, पंजाब ने सबसे ज्यादा लॉस किया है नेचर का। ठीक है, तो ये था आपका तो अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति, और इसका पर्पज है रिसाइकिल वाटर। ठीक है, और किसने शुरू करवाया इसको? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, इतना हम लोग यहाँ पे रोक सकते हैं क्लास को, आगे हम लोग कल करेंगे। अगर इसका फॉर्मेट भी लिखना हो तो कल ही इसको समझ लेंगे। ठीक है, अल्ताफ, अफरोज, नाजुका, एकनाथ। यस सर, ठीक है। यस सर।